पूरी दुनिया में जब युद्ध होता है तो जो पत्रकार होते हैं वो युद्धरत क्षेत्र में जाते हैं। जैसे इजराइल ने जब फिलिस्तीन पर हमला किया था तो भारत के सारे पत्रकार फिलिस्तीन नहीं गए, इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहे थे, जबकि बीबीसी, CNN, अल जजीरा ये सब लोग फिलिस्तीन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे। अभी भी जब ईरान पर हमला हुआ है, इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला है, तो लोग तेल अवीव इजराइल की राजधानी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये ऐसे हमारे पत्रकार हैं जो ईरान नहीं जा सकते हैं। इस पर भी विस्तार से बताऊंगा। साथ ही सोचिए, खुमैनी ने कहा था कि मुझे पता है इजराइल फिर से पलटवार करेगा। क्या है ईरान की तैयारी? क्या इजराइल और अमेरिका सचमुच उसे नेस्तनाबूद कर देंगे? और क्या ईरान की भी बड़ी प्लानिंग है? क्या हाल ही में ईरान ने परमाणु परीक्षण भी किया है? और रूस और चीन की क्या भूमिका होगी? क्या दुनिया में सारी ताकत सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं रोज आपको कहता था, मैंने लगातार 1 महीने तक वीडियो बनाया था कि फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा नहीं कर सकता है। भले उसको मलबे में तब्दील कर दे, लेकिन वो फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं कर सकता। क्या फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया? आज भी इजरायली सैनिक जो बैटलफील्ड है, जो ग्राउंड की लड़ाई है, वहां वो मरने के लिए मजबूर है। हाँ, ये अलग बात है कि युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन पर बम गिराता है, निर्दोष बुजुर्ग, बच्चे, मासूम महिलाओं को मारता है। यही काम ईरान में हो रहा है। नियम, युद्ध के भी नियम थे। जिनेवा, यूनाइटेड नेशंस के साथ जिनेवा चार्टर था, एक नियम थे युद्ध के कि आप रिहायशी इलाकों पर, आवासीय इलाकों पर बम नहीं गिरा सकते हैं। आप हॉस्पिटल, स्कूल, अस्पताल पर बम नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको भारत का भी एक जो जाति विशेष का मीडिया है वो नहीं बताएगा। दरअसल इन लोगों की आदत है, भारत की मीडिया में जो जाति विशेष के पत्रकार हैं उनकी आदत है कभी अमेरिका की तारीफ करना, कभी चीन की तारीफ करना, कभी इजराइल की तारीफ करना। पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। पत्रकार का मतलब होता है कि अगर किसी मर्सिडीज वाले ने किसी रिक्शे वाले के साथ, पैदल वाले के साथ अन्याय किया है तो वो उसके साथ खड़ा रहे। पत्रकार का काम होता है कि दो नेता में से एक कह रहा है कि बारिश हो रही है, कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो वो छाता लेकर जाए और कहे कि कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि नहीं, मर्सिडीज वाले ने अगर गलती की और रिक्शा वाले को ठोक दिया तो रिक्शा वाला को ही दोषी ठहराना है, मर्सिडीज वाले को क्लीन चिट दिलवाना है। सोचिए, ये पत्रकारिता हो रही है। पीड़ित के साथ नहीं, शोषित के साथ नहीं, शोषकों के साथ खड़ा होना भारत की पत्रकारिता। और ये आज से नहीं हो रही है, ये जब से भारत में पत्रकारिता शुरू हुई तब से यही चल रहा है। जब अंग्रेजों ने यहाँ पत्रकारिता की नींव डाली तो अभी अंग्रेज यही करते थे। सारे टीवी, अखबार, उस समय अखबार थे, वो सब अंग्रेजों की कसीदे करते थे और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गलत बताते थे। जब देश आज़ाद हुआ तब भी पत्रकारिता का यही लक्ष्य रहा भारत में, हमेशा सत्ता लोलुपता। ये तो सोशल मीडिया आया है तब मीडिया में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और दोनों तरफ की पत्रकारिता हो रही। कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और जेल जा रहे हैं। आप अगर सेना में भर्ती हैं और युद्ध के समय भाग गए तो आप गद्दार कहलाएंगे। उसी तरह से अगर आप पत्रकार हैं और सही को सही नहीं कह पाएँ तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप चाटुकार हो सकते हैं, दलाल हो सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता, ये तो मैंने भारतीय पत्रकारिता का एक पक्ष बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ ईरान। ईरान ने 400 मिसाइल दागे हैं। कहा जाता है अभी अमेरिका ने 2 बमबारी की थी और कहा था कि हमने ईरान के परमाणु ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ये वही अमेरिका है, इस खेल के पीछे मैं बता रहा हूं। दरअसल एप्स्टीन फाइल का भी इससे सीधा कनेक्शन है।
एप्स्टीन जो था वो इजराइल का आदमी था और इजराइल के कहने पर ही उसने दुनिया के तमाम धन्ना सेठों का, तमाम राजनयिकों का वीडियो बना रखा है और सबके देश में कोहराम मच गया उस वीडियो से। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री सुसाइड करता है, एक राजघराना इंग्लैंड का गिरफ्तार होता है, हमारे बिल गेट्स साहब जो है माफ़ी मांग रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बार नाम आया है एप्स्टीन फाइल में कि उसकी नस दबी हुई है। अब ट्रंप के हिसाब से इजराइल नहीं चल रहा है, इजराइल के इशारे पर ट्रंप नाच रहे हैं और इजराइल चाहता था कि मिडिल ईस्ट में ईरान जो है वो उसके लिए नासूर है, उसके रास्ते का रो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, तभी वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर सकता है। और इसलिए वो अमेरिका इजराइल के दबाव में है और हमला कर रहा है। यूरोप के बहुत सारे नेता उसी एप्स्टीन फाइल के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से यूरोप वालों ने ये जो टैरिफ चला था, यूरोप ने अमेरिका का विरोध किया था, रूस और चीन भी इस ताक खेल को पूरा समझ रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है तो रूस बार्गेनिंग कर सकता है कि मैं यूक्रेन पर कब्जा कर लूं, मैं ईरान वाले मामले में हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन चीन इस मामले को समझ रहा है। चीन और जापान की जो लड़ाई है वो सबको पता है, चीन और वियतनाम की लड़ाई है वो सबको पता है। अमेरिका जापान और वियतनाम के सहारे चीन पर नकेल कसना चाहता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको दिख रहा है वो कुछ होने वाला नहीं है। इस पूरे खेल में अभी नुकसान होगा तो वो इजराइल का। अभी हाइफा पर मिसाइल पहुंचने लगे हैं, ईरान के पास भी सुपरसोनिक मिसाइल है, उसकी भी क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। और रही बात आयरन डोम रडार की, तो ये सच है कि आयरन डोम रडार फेल है और इसीलिए अमेरिका के रैप्टर F-22 F-22 जो रैप्टर है, जो सबसे आधुनिक रक्षा प्रणाली को भी ध्वस्त कर देता है, उसी के सहारे इजराइल है। बर्बादी ईरान की होगी ये सच है, लेकिन खामनेई ने एक बयान दिया था कि अगर इजराइल ने अब हम पर खुला हमला किया तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा। ईरान को आप हल्के में मत लीजिए, उसके पास भी इतनी मिसाइलें हैं कि वो पहुंचेगा इजराइल तक और अच्छे से पहुंचेगा। और इस युद्ध का अंत भी मैं वही कह रहा हूं, इस युद्ध में इजराइल की बर्बादी तय है, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो गरीब मुल्क होते हैं, जो संसाधन से कमज़ोर मुल्क होते हैं, उनका विनाश होता है। लेकिन एक कहावत सुनी होगी आपने कि मूस कितना भी मोटाएगा तो लोढ़ा होगा। फिलिस्तीन तो फिर बस जाएगा, किसान देश था। ईरान फिर बस जाएगा, लेकिन इजराइल की बादशाहत जो थी वो भी उस चुनौती दी जा रही है। तो ये युद्ध इतना आसान नहीं है। अमेरिका अगर चाह रहा है, सोचिए वियतनाम और अमेरिका का युद्ध याद कीजिए। अमेरिका को लगता था कि वियतनाम को 2 मिनट में नेस्तनाबूद कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाया। रूस को भी लगता था कि यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। ये 21वीं सदी है, 3 ध्रुवीय दुनिया है, कोई किसी पर कब्जा नहीं कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन एक बात इस युद्ध से हर किसी को सीखने वाला है कि 21वीं सदी में आपको विज्ञान के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तकनीक को अपनाना पड़ेगा। और ये काम अगर इस्लामिक देशों की बात करें तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है वो ईरान है। उसकी नेवी शानदार है, उसके मिसाइल प्रोग्राम शानदार है, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उसके पास परमाणु बम भी है। तो अभी आगे देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए, दुनिया बदलने वाली है। रूस और चीन का क्या रुझान रहता है उस पर भी असर पड़ेगा। ईरान और भारत के संबंधों की बात करें तो दोनों के बीच हमेशा से द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो शानदार रिश्ते रहे हैं। खामनेई का जड़ भी भारत से है। मुझे नहीं लगता है कि ईरान इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला है, वो अंत तक लड़ेगा। रही बात अमेरिका की, तो उसका झूठ प्रोपेगेंडा दुनिया जानता है, चाहे सद्दाम हुसैन का मामला हो, चाहे गद्दाफी का मामला हो। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अरब देशों पर भी दुनिया की नज़र होगी
और एक समय आएगा जब इस देश दुनिया से हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का अंत हुआ है, तो ये तो 21वीं सदी है। किसी देश की तानाशाही सिर्फ हथियारों के दम पर तो नहीं चल सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।